नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत वन के अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। तो कैसे नए साम्राज्य बने, कौन राज्य थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले अंकों की तरह जहाँ पे आवश्यक होगा तो हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। इतिहास है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं, तथ्य जिन्हें हम कहते हैं, उनको आप नोट करते चलिएगा क्योंकि ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ तक कि आपको जो क्लास के पेपर होते हैं, माफ़ करिएगा, जो कक्षाओं में परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे भी ये पूछ दिए जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आगे चल करके आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं, जो लोग अभी स्कूल स्तर पर हैं या अभी कॉलेज में है वो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये नोट्स बनाते चलना अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपको याद रखने में, रिवीजन करने में भी थोड़ा सा कम बोझ पड़ेगा, कम समय पे आप अधिक रिवीजन कर लेंगे। फिर बाद में आपको जो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको एसएससी 10+2 एग्ज़ाम से लेकर के आपको सिविल सर्विसेज तक इन फैक्ट की ज़रूरत आपको पड़ जाती है। तो अभी से आप अपना वो वर्क एक नोटबुक रखिए बढ़िया मोटी से, जिसमें से सारे आपके फैक्ट आ जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक अरविंद राजा बना। एक अरविंद नाम के बच्चा है, वो राजा बना। उसकी कहानी के माध्यम से बात आगे बढ़ाई जा रही है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसने बताया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह, अरविंद सोचने लगा। तो कैसा राजा बनने की बात की जा रही है अरविंद से? संगीतज्ञ राजा, क्यों उसको सब कुछ करना है। तो अब आप कल्पना करिए, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में आपको बाहर की दुनिया से लेना नहीं है, लेकिन आपके लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, सोच को थोड़ा विकसित करने के लिए, आप 4 तरीके से चीज़ों को सोच सकें और उससे फिर आप उत्तर दे सकें, इसलिए ये प्रयोगात्मक कार्य दिए जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि तुरंत आप पढ़े होते हैं, एक बार में आपको ध्यान में नहीं आ रहा तो फिर रिवाइज कर लिए। होता क्या है कि इंसान इसे इग्नोर कर देता है, तो सिर्फ फैक्ट याद करके निकल जाता है, जो कि छोटी मोटी परीक्षाओं में या कि कहीं पे ज्ञानबाजी करने के लिए तो काम आ जाता है, लेकिन जो किसी विषय में आपकी समझ होनी चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाती, जो कि शिक्षा का वास्तविक मतलब होता है। तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं, मैं जो छोड़ दे रहा हूँ, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में हम इतना लेंथी हो जाएगा एक्सप्लेन करने में सारी चीज़ें कि फिर आपको बोरिंग लगेगा, आप देखेंगे नहीं। वैसे भी ये भी आप कंजूसी कर रहे हैं इनमें, तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इन प्रयोगात्मक कार्य को तुरंत करने की कोशिश किया करिएगा। अदरवाइज थोड़ा बैक जा करके आप फिर देख लीजिए वीडियो, उसी चीज़ को 2 बार, कितने बार देखना, 2 बार 3 बार 4 बार, इतने में तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद समझने के आने के बाद धीरे धीरे एक वक्त के बाद, कुछ महीनों के बाद आपके दिमाग बिल्कुल पूरी तरीके से उस तरीके से विकसित होने लगेगी, जो कि आपको एक बेहतर नागरिक भी बनाएगी और पढ़ने में भी आसानी रहेगी। तो ज़्यादा ज्ञानबाजी आपको अलग से ना देते हुए चलिए आगे चलते हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। तो अब ये एक फैक्ट है कि अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त क्या है? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में कई बार ये सवाल कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि इलाहाबाद में जो अभिलेख है, तो घुमा घुमा के पूछे गए किस राजा से संबंधित है। अशोक स्तंभ से लेके सवाल पूछे गए हैं, तो आपको उसका जवाब यहाँ से फैक्ट के रूप में नोट कर लेना है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं।
यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्ध चलिए ये अंश जो दिया गया है इसे पढ़ते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन कौन करता है? हरिसेन। ये यहाँ पे 2 चित्र हैं। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। देखिए ऊपर वाले में वीणा बजाते हुए दिखाया गया। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन शासकों का अंग है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। तो गण या संघ क्या होता है? अध्याय 5 में बताया गया था आपको। यह समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे, जिसको नजराना बोलते हैं। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। अब एक प्रयोगात्मक कार्य दिया गया है, इसको आप करने की कोशिश करिए। जिस चित्र की बात की गई है वो चित्र ये है। तो आंतरिक राज्य, बाहरी राज्य और आर्यावर्त। तो आंतरिक राज्य कौन कौन से थे ये आपको चित्र में दिया गया है, बैगनी, नीला, हरा के रूप में। तो आप ये कौन से बाहर राज्य थे? श्रीलंका, देखिए पश्चिमी जो पाकिस्तान और उधर अफगानिस्तान वाला बेल्ट है। वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। ध्यान दीजिएगा, जो आपने करीब 2300 वर्ष पहले यानी 2300 साल पहले यानी 300 ईसा पूर्व के आसपास जो आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा है वो बिल्कुल अलग, और ये गुप्त वंश बिल्कुल अलग। ठीक, वो मौर्य वंश कहलाते हैं, ये गुप्त वंश कहलाते हैं। इनमें आप अंतर रखिएगा। नाम चंद्रगुप्त है लेकिन वो मौर्य वंश, ये गुप्त वंश। समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। विक्रम संवत। अब विक्रम संवत क्या है? शक संवत, विक्रम संवत, ईस्वी आप सुनते हैं ना, तो यहाँ पे विक्रम संवत के बारे में बताया जा रहा है। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये एक फैक्ट था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली क्या पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। तो हर्षवर्धन कौन थे और हर्षचरित की रचना क्या, ये इसके बारे में बात की जा रही है। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। बाणभट्ट ने किसकी जीवनी लिखी? हर्षवर्धन। किस नाम से? हर्षचरित। हर्षचरित क्या है?
हर्षवर्धन की जीवनी जिसे लिखी बाणभट्ट ने। ठीक, इसमें उनकी वंशावली का जिक्र है। चीनी तीर्थयात्री xuanzang, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया गया। जो नीचे दिया अब हम पढ़ेंगे, वो xuanzang जो चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी वक्त तक रहे, वो अपने शब्दों में कैसे लिखे, क्या बताते हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। कहाँ के राजा? थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो हर्षवर्धन को किसने रोका? दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। ये सारे नाम, घटनाक्रम आपको थोड़ा दिमाग में बैठाना है और रिवाइज करते चलिएगा। एक बार देखने के बाद ही नहीं, 2 बार 3 बार इसको देखिए बीच बीच में, तो आपको रिवीजन होता रहेगा। अब आगे, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो पल्लवों का राज्य कहाँ था? उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर, पहली बात तो देखने की, पल्लव और चालुक्य कहाँ के थे? उत्तर भारत के राजा थे, दक्षिण भारत के राजा थे। तो पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पहला आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी एक है, फैक्ट तो है, ये याद रखने में आसानी होगी। तो जब भी आए तो कुछ चीज़ें याद नहीं होती तो हम इस तरीके से उसको गेस भी करते हैं। तो इंटेलिजेंस जो गेस होता है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा निर्भर करता है। तो पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के राजवंश थे। पहली, पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला। तो कावेरी नदी कहाँ है? कांचीपुरम कहाँ है? इन एरिया के बीच में पल्लव राज्य था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। तो जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो आपको इन नदियों का भी पता चल जाएगा। ये आपने पहले भी भूगोल अध्याय पढ़ लिया होगा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। तो पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन? पुलकेशिन द्वितीय। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो रविकीर्ति किसके दरबारी? पुलकेशिन द्वितीय के। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। तो राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश कौन थे, इनके बारे में आपको कक्षा 7 में जानकारी मिलेगी। इसमें ये बोला जा रहा है कि पल्लवों और चालुक्य की आपसी लड़ाई में कोई तीसरा फायदा ले गया था। होता है ना कि 2 लोग अच्छे दोस्त अगर लड़ने लगे तो तीसरा जो है तो फ़ायदा उठा लेता है। तो वही यहाँ पे हुआ कि पल्लव और चालुक्य आपस में एक दूसरे के राज्य में कब्जा करने में लगे थे, और इसका फ़ायदा किसने ले लिया? राष्ट्रकूट और चोल वंश। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण बना। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिशरण अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशरण एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा
मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब एक प्रयोग कार्य है, आप करिए इसे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इसी युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो सामंत कौन थे, यहाँ पे चर्चा मिली। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे वे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। तो सभा क्या थी, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। तो जहाँ पे ब्राह्मण वहाँ सभा उसे कहे, नहीं जहाँ पे ब्राह्मण नहीं उसे उर नामक सभा, तो वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात की गई है। नगरम व्यापारियों की एक संगठन का नाम था। नगरम क्या था, सभा, उर और नगरम, इन शब्दों को आप नोट करते चलिए, ध्यान करते चलिए। तो सभा कौन थी, ब्राह्मण, जहाँ ब्राह्मण नहीं हुए उर नामक ग्राम सभा उसको कहा गया। नगरम क्या हुआ, व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट वाली बात आ रही है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग यानी आम जनता, महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एक राजा वर्ग था या ब्राह्मण जो इनको एक तरीके से शिक्षित वर्ग मानते थे, तो ये उस जमाने में बोले तो विकसित वर्ग मानते थे, ये संस्कृत थी। तो ऊपर लोगों की, बड़े लोगों की भाषा संस्कृत हो गई, आम लोगों की भाषा प्राकृतिक हो गई। सीधा सीधा मतलब समझिए। आज के ज़माने में कहते हैं कि बड़ों की भाषा जैसे अंग्रेजी हो गई, नॉर्मल लोग हिंदी या लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे उस वक्त में उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी, कालिदास की रचना। ये फैक्ट किसके बारे में है, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरों को एक अंगूठी मिली, एक कहानी सुनिए। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। माफ करिएगा। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। देखिए ये बात की गई है और आपको एक सोचने को सवाल किया जा रहा है कि आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? नहीं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। बताइए। अब आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, वहीं से आपको कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको हर अध्याय को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलना है और साथ में रिवाइज करते हुए, तभी आप ये कर पाएंगे। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत
मानते थे, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। ये राजा की सेना के बारे में बताया जाता है, किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, इसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। खाने पीने का सामान यानी बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल की गर्त में डूब जाती थी। पूरी दुनिया धूल की गर्त में डूब जाती थी। उस वक्त की घटना बताने के लिए बाणभट्ट की शब्दों में उनकी ये पंक्तियां हैं। अन्यत्र अब एक आपको भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा एक जानकारी दी जा रही है। कुछ प्रयोग कार्य भी शामिल रहेंगे। मानचित्र 6 में अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। तो बेदुइन एक घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। मरुभूमि मानी रेगिस्तान। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। तो कुरान का एक अंश है यहाँ पे। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्ची स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को इन सब के लिए भी ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध आज के पाकिस्तान को जीत लिया। मानचित्र 6 में उन रास्तों को ढूंढो जिनसे नाविक तथा सिपाही इस महाद्वीप में आए। अब एक कल्पना करने के यानी मानसिक कार्य दिया जा रहा है। हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव आने वाली है। तुम्हारे माता पिता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो कि वे क्या क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कुछ उपयोगी शब्द: प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, आनुवंशिक पदाधिकारी यानी सामंत, सभा और नगरम। क्या है ये आप बताइए, आपने पढ़ लिया या एक बार रिवाइज करिएगा और भूल गए तो। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ: गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई? 1700 साल पहले। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले का मतलब 300 ईस्वी। ठीक। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले यानी करीब 600 ईस्वी। 2000 प्लस माइनस वाला होता है कॉन्सेप्ट। आओ याद करें। अब ये आपको अभ्यास के प्रश्न है। इसके साथ यह अध्याय खत्म होता है। तो अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे। लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक ये अध्याय, पाठ और शिक्षा को पहुंचाने में हमारा सहयोग करिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी।